तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेडीपी क्लासेस। बच्चों 7th यूनिट कर रहे हैं हम +1 साइंस के लिए। पिछला टॉपिक स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के साथ इसी चैप्टर इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप क्या है आपस में, कैसे एक स्ट्रेस के साथ रिलेशन में बनाते हुए स्ट्रेन चलती है। तो बड़े आराम से पढ़ना, नोट्स बनाते जाइए। हुक्स लॉ वैसे है क्या, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। हुक्स लॉ स्प्रिंग बैलेंस है, आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल के अंदर बच्चों। वो हुक्स लॉ के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली ही वो अपना वर्कआउट करता है। तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। वो क्या है, उसके ऊपर एक मीटर लगा होगा, उसके अंदर एक स्प्रिंग है। जैसे ही हम उसके नीचे जो हुक है उसके ऊपर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई वेट डालते हैं, तो बच्चों वो स्प्रिंग जो है वो खींचा जाता है, उसमें एक्सटेंशन आती है, तो उसी के साथ वो मीटर की रीडिंग देता है। तो जैसे जैसे उस स्प्रिंग के ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई भी वेट लगाएंगे, तो वो स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंशन देगा। और जब उस फोर्स को हम हटा देंगे तो वो स्प्रिंग वापस कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आप क्या पढ़ते हो, आप क्या समझते हो कि वो जो स्प्रिंग है ना उसकी एक इलास्टिक लिमिट होगी। पढ़ा है हमने पिछले टॉपिक में, इलास्टिक लिमिट क्या है, कहां तक उसमें एक्सटेंशन हम दे सकते हैं ताकि स्ट्रेन कोई भी ना आए, वापस वो जो स्प्रिंग है वो अपनी उसी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। तो वो कहां तक का फोर्स हमने प्रोवाइड करना, वो उसकी इलास्टिक लिमिट तय करेगी। तो अब तो अगर हम कोई फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं बच्चों, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर तक ही है, उसकी रेंज के अंदर अंदर है, तो बच्चों जितनी एक्सटेंशन देंगे उसे छोड़ेंगे तो वापस वो डिफॉर्मिंग फोर्स की के जितना प्रोपोर्शनल ही रिस्टोरिंग फोर्स आएगा और वापस वही जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। तो हुक्स लॉ ऐसे है। तो हुक्स लॉ इसे ही तो बोलते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंडर इलास्टिक लिमिट जो एक्सटेंशन होगी ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी कितना, लोड अप्लाइड के। जितना हम लोड अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन आएगी उस स्प्रिंग के अंदर, बट इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए। हुक्स लॉ फेल हो जाएगा जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी किसी भी स्प्रिंग के लिए। तो पढ़िए बच्चों, अब इसको हम क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे ये भी देखना पड़ेगा। एक्सटेंशन मीन्स हम पढ़ेंगे स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्ट्रेस। जो हम स्ट्रेस उसके ऊपर देंगे, फोर्स अप्लाइड, फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स प्रेशर, वो फोर्स क्या देगा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, वो प्रेशर प्रोवाइड करेगा। उसी के अकॉर्डिंगली उस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, उसी के को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, जो कि उसको रीगेन करवाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस चीज को हम अभी यहां पर हम एक कांस्टेंट लगा दें, तो यहां पर एक इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब स्ट्रेन आएगी किसकी वजह से, स्ट्रेस। तो यहां पर हम बेसिकली हमें लिखना क्या चाहिए, स्ट्रेस प्रोवाइड करेगी स्ट्रेन। जैसे लोड अप्लाइड प्रोवाइड करेगा एक्सटेंशन, स्ट्रेस प्रोवाइड करेगी स्ट्रेन। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस एक मैंने यहां पर कांस्टेंट लगा दिया, तो ये बन गया स्ट्रेन। ओके, ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बताता हूं अभी। वैसे इसको बोलते हैं बच्चों हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो क्लियर है। अब करें, ये होगा क्या, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये है, इसके ऊपर लोड रखते जाओ। इसकी इलास्टिक लिमिट है मान लो इतनी, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है कि अगर ये स्प्रिंग के ऊपर हम यहां पर वेट रखते जाएंगे तो ये नीचे आ ही जाएगा। यहां तक अगर ये स्प्रिंग आ जाए तो उसके अंतर तक अगर हम फोर्स रख रहे हैं तो उसको हटाते जाएंगे तो वो वापस उसी शेप में आ ही जाएगा। इस इलास्टिक लिमिट से अगर ज्यादा का फोर्स रख दिया तो जब हम फोर्स उतारेंगे तो वापस वो इसी शेप पर नहीं आएगा, कहीं यहां पर नीचे आ जाएगा।
क्लियर। तो ये क्या होगी, उसके अंदर एक स्ट्रेन फिक्स्ड पैदा हो जाएगी। ओके, तो ये हमें पढ़ना है बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के अंदर। तो अभी ये क्लियर है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलास्टिक लिमिट, तो फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से ग्राफ बनेगा। इस साइड को मैं लिख देता हूं स्ट्रेस, इस साइड को लिखूंगा स्ट्रेन, इस साइड को लिख दूं लोड अप्लाइड। ओके, लोड अप्लाइड, तो इस साइड को मैं लिखूंगा एक्सटेंशन। तो वो क्या है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे स्ट्रेन या एक्सटेंशन आती जाएगी। ओके, अभी देखो स्ट्रेस को मैंने स्ट्रेन लिख दिया है। ओके, स्ट्रेन मींस शेप में चेंज आई जाएगी। अब वो स्ट्रेन खत्म भी हो सकती है, ऐसे नहीं है बच्चों कि स्ट्रेन खत्म नहीं होगी। स्ट्रेन जो है वो खत्म होगी अगर वो अंडर इलास्टिक लिमिट है तो। अगर अंडर इलास्टिक लिमिट नहीं है तो वो खत्म नहीं होगी, बाद में क्या होगा, वो परमानेंटली सेट होती जाएगी। तो अंडर इलास्टिक लिमिट ये प्रोपोर्शनल चलेगा एक दूसरे के, बट इलास्टिक लिमिट के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चलेगा। तो अगर अंडर इलास्टिक लिमिट हम चल रहे हैं तो बच्चों इसके बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू भी जो होगी मान लो 1 आएगी तो ये 1। स्ट्रेस की वैल्यू 2 थी, अब स्ट्रेस की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू 2 अगर पहले 1 थी। स्ट्रेस की वैल्यू 6, तो अब इसकी वैल्यू 3। स्ट्रेस की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4। तो कुछ ऐसे लगातार ही इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ये रहा 6, ये रहा 4 और ये रहा 8। क्लियर। तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आएगा। ये है कंडीशन, याद रखो बच्चों, अंडर इलास्टिक लिमिट। ओके, तो ये स्ट्रेस रिलेशनशिप है, क्लियर होगा आपको। अब क्या होगा, इलास्टिक लिमिट भी क्लियर है ना आपको। वर्ड क्या है, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ अंडर इलास्टिक लिमिट, तो उससे क्या होगा, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होगा वो वापस उसी शेप में दोबारा रीगेन करवा देगा उस पर्टिकुलर बॉडी को। बट अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ऊपर का फोर्स लगाया है तो वो रीगेनिंग नहीं होगी बॉडी की। तो इसका मतलब क्या, इलास्टिक लिमिट एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करता है किसी भी मटेरियल के लिए कि इसमें इतने अमाउंट तक का अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो बच्चों वो बॉडी क्या होगी, वो इलास्टिसिटी फॉलो करती हुई चलेगी। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो प्लास्टिसिटी फॉलो करेगी। मींस डिफॉर्मेशन पक्की फिक्स हो जाएगी, परमानेंटली स्ट्रेन उसमें अंदर सेट हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया। अब बच्चों इसको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो ई पढ़ने, ई क्या है। ओके जी, तो ई है स्ट्रेस अपॉन क्या है, स्ट्रेन। छोटी छोटी सी डेफिनेशन ही है सब बच्चों इसमें से। सबसे पहले डेफिनेशन, अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस कौन सी होगी, स्ट्रेन कौन सी होगी, वो भी देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको बोला। ओके, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर एक आपको बात समझा दी कि इसके अकॉर्डिंगली हुक्स लॉ फॉलो होगा। अब देखना पड़ेगा इस रिलेशन से, अब ये रिलेशन मेरे पास आ गया कि स्ट्रेस कौन सी है और स्ट्रेन कौन सी है। तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये कौन कौन सा आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर इसकी अब टाइप्स देख लो कौन कौन सी है, 3 टाइप्स है इसकी, समझ के चलो 3 टाइप्स कौन सी है। वाई, उसको हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें पहला है यंग, वाई से। दूसरा एक और टाइप है इसकी, वो कौन सा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसके बाद एक और है हमारे पास जो कि किसको आएगा, शीयरिंग के लिए आएगा, शियर
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तीन है हमारे पास, तीनों को समझना पड़ेगा। तीनों क्या है? देखो यंग जो है उसमें क्या होगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस, बल्क और ये जो शियर है, तीनों ही नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में अंदर ये अपने आप को पेश करेंगे हमारे सामने, तो इसको समझ के चलो। यंग मॉडुलस में डेफिनेशन में क्या होगा, ऊपर स्ट्रेस है नीचे स्ट्रेन, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। अब यंग के अंदर कौन सा होगा, यंग में होगा बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, अपॉन कौन सा है, स्ट्रेन। नॉर्मल पढ़ा था, नॉर्मल के अंदर हमारे पास स्ट्रेन भी आती थी, ओके। तो नॉर्मल वाला क्या करता था, वॉल्यूम को भी चेंज करवाता था और लेंथ को भी चेंज करवाता था। स्ट्रेस के अंदर हमने पढ़ा था इसको, स्ट्रेन के अंदर भी पढ़ा था। तो अगर स्ट्रेस ये है, तो अगर नीचे आ जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस लेंथ में कमी हो या इंक्रीज हो, तो बच्चों ये बनता है यंग मॉडुलस। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे, ऊपर क्या होगा फोर्स, नीचे क्या होगा एरिया, ये होगा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और इसमें क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये बन गया भाई, ओके। अब इसी केस को अगर देख लू मैं बच्चों, इसमें क्या होगा, फोर्स लग रहा है नीचे को, कौन सा है mg, तो फोर्स कौन सा आ गया mg। एरिया, एरिया कौन सा होगा इसका, इस वायर का, इसी वायर के ऊपर ही बच्चों ये फोर्स लग रहा है, तो ये वायर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस। क्लियर? तो इसको यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे बच्चों, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स क्या आ गया mg, एरिया है पाई आर स्क्वायर, नीचे आ गया डेल्टा एल अपॉन आ गया एल, तो ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन गया। क्लियर हो गया ना? ये प्रैक्टिकली हम इसको ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद है बच्चों सेकंड वाला, वो है बल्क। अब बल्क को कैसे लिखेंगे, बल्क में है, बल्क मीन्स ज्यादा मात्रा में। अब ज्यादा मात्रा में भी क्या होगा, इसमें भी याद रखो, ऊपर आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। अब स्ट्रेन जो है ना, इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज, अब इसमें कैसे होगी, स्ट्रेन जो होगी वो वॉल्यूम होगी, ज्यादा मात्रा है ना, ज्यादा मात्रा है, तो यहां पर आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको कैसे लिखोगे, F अपॉन ए, नीचे आएगा डेल्टा V अपॉन V, तो ये बन गया बल्क मॉडुलस। क्लियर है ना? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है। और थर्ड है मॉडुलस किसका, शियर का। इसको कैसे लिखोगे, अब शियर वर्ड साथ में आ गया, तो दोनों ही कौन सी होगी, नॉर्मल वर्ड नहीं आना चाहिए, यहां पर आएगा ऊपर शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। यहां पर नॉर्मल लग रहा था सरफेस से, और स्ट्रेन भी कौन सी आई, नॉर्मल की वजह से लेंथ में चेंज पड़ा था सबसे पहले स्ट्रेस वाले केस में। जब वॉल्यूम में भी चेंज लानी थी, उस वक्त भी स्ट्रेस कौन सी थी, नॉर्मल ही थी, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, याद होगा आपको। तो यहां पर भी नॉर्मल, उसकी वजह से स्ट्रेन भी कौन सी आई, वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर? दोनों ही थिंग्स नॉर्मल नॉर्मल के लिए इसलिए चले। यहां पर अगर स्ट्रेन भी शेयरिंग है, तो स्ट्रेस भी कौन सी लेनी पड़ेगी, शेयरिंग। तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या थी, शेयरिंग स्ट्रेस वो मेरे पास होगी, ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस आ गया और नीचे है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को मैं लिखूंगा थीटा के साथ। स्ट्रेस है वो भी कौन सा होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, किसी पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है एरिया के ऊपर, तो F अपॉन ए। अब वो नॉर्मल नहीं होगा, जैसे भी होगा वो देखा जाएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। फोर्स अपॉन एरिया वो आ गया शेयरिंग स्ट्रेस, और नीचे है डेल्टा, थीटा है स्ट्रेन, तो उसको हम लिख देंगे, यहां पर मान लो थीटा है तो इसको हम लिख देंगे F अपॉन ए, साथ में आ गया डेल्टा L अपॉन L। अब ये कौन सा tan थीटा, tan थीटा को हम लिखेंगे डेल्टा L बाय L। तो थिंग्स जो है वो सभी आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, कि बोला क्या गया है इसके अंदर, ओके। और इसके बाद अब पढ़ेंगे हम यंग, तीनों ही मॉडुलस हमारे पास हो गए।
अच्छा अब देखो, यंग मॉडुलस था, कोई बॉडी हो, अब ये रिजल्ट बोलूंगा थोड़ी सी मैं, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर डेल्टा एल क्या आ गया है, डेल्टा एल मीन्स क्या है, चेंज आएगा लेंथ में, यंग के लिए बोल रहा हूं। अगर बॉडी है परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली रिजिड मीन्स उस बॉडी की शेप चेंज नहीं हो सकती, ना लेंथ वाइज कुछ भी चेंज, कंफिग्रेशन नहीं चेंज हो सकती। शेप वर्ड बेटा गलत बोल दिया, परफेक्टली रिजिड मींस कन्फिग्रेशन चेंज है, कन्फिग्रेशन के अंदर शेप आएगा, शेप वाला केस इसमें है, वॉल्यूम लेंथ वाले केस यहां पर है। तो कन्फिग्रेशन के अंदर लेंथ में अगर चेंज नहीं आ रही तो इसका मतलब परफेक्टली रिजिड बॉडी है। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, अब इसकी चेंज नहीं आ रही तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये इससे कैसे है, इनवर्सली है, तो y की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए y की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। क्लियर। सेकंड, बल्क के लिए देख रहे हैं, अब परफेक्टली रिजिड बॉडी ही हो, इसके लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी, रिजिड बॉडी या वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगी, तो इसकी वैल्यू 0, डेल्टा एल की 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, इनफाइनाइट। क्लियर। परफेक्टली रिजिड बॉडीज के लिए, अगर वो परफेक्टली रिजिड बॉडीज है। अच्छा थर्ड केस क्या होगा, अब इसके लिए बोल दूं शेयरिंग मॉडुलस के लिए। अब इस केस में क्या है, शेयरिंग मॉडुलस क्या था, वो थीटा था, यहां पर है, तो ये थीटा था, यहां पर इस साइड को फोर्स लग रहा था, तो ये थीटा आ रहा था। ओके, अब अगर बॉडी जो है, जैसे ये परफेक्टली रिजिड बॉडीज थी, अगर कोई भी सॉलिड बॉडी है हमारे पास, परफेक्टली रिजिड है, तो ये भी चेंज नहीं आएगा, रिजिड बॉडी है, चेंजेस नहीं आएगी। अगर मैं सिंपल किसी बात करूं कि सॉलिड बॉडी है, रिजिड नहीं है, सॉलिड बॉडी है, तो सॉलिड बॉडी की वजह से क्या होगा, अगर यहां पर देखा जाए इसकी जो चेंजेस है, ये चेंजेस लानी बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू उसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करना, ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा इजी है ना बच्चों, नीचे से फिक्स है, यहां से फोर्स लगा तो ये आराम से इस साइड को जाएगी, एज कंपेयर टू दिस की डायमेंशन में चेंज लानी, कन्फिग्रेशन मींस लेंथ और वॉल्यूम में चेंज लानी बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू उसकी शेप को चेंज करना, ये थोड़ा इजी है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या थी, कुछ ये थी, तो ये चेंज करनी बहुत आसान है, मींस ये डेल्टा एल, ये चेंज करना आसान है। तो इस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना वैल्यू, एज कंपेयर टू इनकी वैल्यूज जो कि 0 0 के बराबर है, इनकी अभी यहां पर तो परफेक्टली रिजिड था, बट अगर परफेक्टली रिजिड नहीं है, सिंपल कोई सॉलिड बॉडी की बात करूंगा, उसके लिए ये वाली चेंजेस करनी बहुत डिफिकल्ट है बच्चों, एज कंपेयर टू ये करना। तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, यहां पर इनकी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी तो m की वैल्यू थोड़ी सी क्या आ जाएगी हमारे पास, कम आएगी एज कंपेयर टू ये y और b। ओके, सो देयरफॉर याद रखो बच्चों कि जो भी m की वैल्यू होगी वो लेस देन होती है y या b से इन केस ऑफ सॉलिड्स। क्लियर, बात समझ में रखनी याद। सेकेंड, अगर वो सॉलिड की जगह लिक्विड हो, इसी केस को पढ़ेंगे। अब अगर लिक्विड है, ये वाला केस, तो लिक्विड वाले केस में क्या होगा, अगर ये लिक्विड है तो फिक्सेशन वाली बात तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि लिक्विड को पकड़ कर रखना बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फोर्स अगर यहां से लगा रहे तो ये लेयर पूरी पूरी चली जाएगी उस साइड को, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मीन्स अब ये बहुत दूर तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है आराम से, अगर आगे से कोई रुकावट नहीं है तो आराम से जाएगा, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लिक्विड वाले केसेस में m की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ में रखो ये बात, कंपैरिजन बाकियों के साथ आप आराम से कर सकते हो। मारो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका बच्चों, हो गया ये अपना पूरा। इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ेंगे, स्क्रीन शॉट दे दो आप जल्दी से इसका। ओके, डन है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या आएगा वो पढ़ते हैं।
रिलेशनशिप देखना है स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ। कोई एग्जांपल के तौर पर मान लो हम किसी वायर को लेकर चलेंगे, अभी सॉलिड शेप में है, चैप्टर सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो कोई सॉलिड हमारे पास वायर है, उसके ऊपर लगाकर देखना है कि रिलेशनशिप क्या बनेगा। कोई वायर, फोर्स, यहां पर वेट बॉक्स, यहां ये वेट बॉक्स है, इसके ऊपर मैं वेट लगाऊंगा, तो कर्व कैसे बनेगी, कर्व्स देखने पहले। ये रहा मेरे पास, एक साइड वो और एक साइड ऊपर को हो गया, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, कुछ अब किसी हद तक सीधा है। आप क्या करेंगे, हुक्स लॉ से स्टार्ट होगा, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो इस साइड को मैं लगाऊंगा बच्चों क्या, लगातार, इस साइड को है स्ट्रेन, इस साइड को है मेरे पास स्ट्रेस, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अंडर इलास्टिक लिमिट है तो रिलेशनशिप बनेगा कुछ ये, सीधी ग्राफ। इसको मैं लिख दूं O, इसको मैंने लिख दिया A। अब ये अंडर इलास्टिक लिमिट है तो सीधा ग्राफ जा रहा है। अब क्या होगा, अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया, अब इसके ऊपर और फोर्स रखा तो बच्चों क्या होगा, इलास्टिक लिमिट तक पहुंचेगा। अभी भी लिमिट तक थोड़ा सा और पहुंचा दे, चलो जी ये हो गया लिमिट तक B। ओके, ये उसकी लिमिट। अब ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये है अंडर इलास्टिक लिमिट। ये जो है ये पॉइंट आएगा कब, जब इलास्टिक लिमिट आ चुकी है। ओके, अब क्या होगा इसके बाद, मान लो इलास्टिक लिमिट तक का भी मैंने फोर्स लगा दिया। इलास्टिक लिमिट कहां तक, मान लो यहां तक इलास्टिक लिमिट है, ये बॉडी यहां तक पहुंच गई। यहां से अगर मैंने फोर्स को हटा दिया, वेट जीरो कर दिया, तो ये बॉडी लगा वापस अपनी उसी पोजीशन में वापस चली जाएगी। तो वो कैसे जाएगी, यहां से अगर मैं वेट को हटा दूं उसके ऊपर से, तो वापस वो स्प्रिंग कैसे होगा, वो स्प्रिंग जो होगा वापस अपने उसी रीगेन करेगा पोजीशन को, मींस स्ट्रेन नहीं आएगी। स्ट्रेन मींस परमानेंटली सेट नहीं होगी कोई भी चीज, उसकी शेप कोई भी चेंज नहीं होगी, तो बॉडी वापस इसी रास्ते से जाती हुई इसी रास्ते तक वापस आएगी। स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या कर दिया हमने एट दैट टाइम, इसको क्लियर कर दिया, तो वो भी जीरो। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने इलास्टिक लिमिट तक अगर स्ट्रेस को जीरो कर दूं तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगी, इसी रास्ते को फॉलो करती हुई स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जीरो जीरो हो जाएगी, या ये पॉइंट आएगा। क्लियर, इलास्टिक लिमिट तक। अब अगर इलास्टिक लिमिट से मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊं, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा ऊपर गया अगर, तो बच्चों क्या होगा, ये स्प्रिंग, ये जो है ना, ये स्प्रिंग, ये जो वायर है, ये ऑटोमेटिकली अगर मैंने फोर्स इलास्टिक लिमिट से ऊपर लगा दिया तो स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। स्ट्रेन मींस स्ट्रेस अगर मैं और ना भी बढ़ाऊं ना, तो बच्चों स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, वो होती जाएगी ज्यादा, कुछ ऐसे आएगा इस केस पर, ये कुछ ऐसे। ओके, ये चीज आ जाएगी। ये पॉइंट अब कौन सा आ गया मेरा, C। ओके, अब देखो ध्यान से, ये मेरा इलास्टिक लिमिट का पॉइंट था। सॉरी, इलास्टिक लिमिट के बाद जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और, तो कुछ ऐसे होगा, पहले ऐसे कुछ होगा, ठीक है, C पॉइंट तक। मींस अब क्या है, ध्यान से देखो, पहले जो बताया उससे अंदर एक और पॉइंट बनेगा, नजर आएगा, वो कौन सा, अगर इलास्टिक लिमिट से मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया तो स्ट्रेन क्या होगी, वो ज्यादा बढ़ेगी। स्ट्रेन क्या होगी, मींस वैल्यू जो होगी ना स्ट्रेन की, जो लेंथ ऑफ द वायर, वो एज कंपेयर टू स्ट्रेस उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। मींस इसका जो स्लोप है अब कम बनेगा। जैसे ये आप ऊपर को जा रहा था, स्लोप काफी अच्छा था, अब ये थोड़ा सा ऊपर को नहीं, थोड़ा सा इस साइड को आएगा। अब इस साइड को क्यों आया है, क्योंकि एट दिस टाइम इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। मींस मैंने हल्का सा और फोर्स लगाया और स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेन ज्यादा आ गई। ये जो वायर है ना, ये ज्यादा खींची गई, एक्सटेंशन ज्यादा आ रही है एट दैट टाइम, तो ये कुछ इस पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन गया। अब क्या होगा,
अब एट दैट टाइम इस सी पॉइंट के ऊपर जो मैंने स्ट्रेस दी गई है, इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने स्ट्रेस लगाई है बच्चों, ये पॉइंट पे अगर मेरे पास कोई स्ट्रेस होगी, इस पॉइंट के ऊपर भी कोई स्ट्रेस थी मेरे पास, इस ए पॉइंट के ऊपर भी मेरे पास कोई स्ट्रेस थी, ये ए डैश, बी डैश और ये सी डैश। अब इस सी पॉइंट के ऊपर जो मैंने स्ट्रेस रखी है, अब क्या होगा, ये पॉइंट जब आ जाएगा ना, अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगी कि मुझे और इसके ऊपर स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेन आती जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसमें एक्सटेंशन आई जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, वायर्स थोड़ी में भी थिन थिन होनी शुरू हो जाएगी, खींच लग रही है वायर में, खिंचावट आ रही है वायर में, तो लगातार कुछ जगह तक वो लगातार ऐसे चलेगी। ये रहा डी पॉइंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस मैंने उसके ऊपर उतनी ही रख दी, बट स्ट्रेन आती जा रही है, खिंचावट आती जा रही है लगातार, तो ये डी पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो सी पॉइंट है, यहां पर मैंने स्ट्रेस क्या कर दी है, कांस्टेंट, बट स्ट्रेन आती जा रही है, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का मतलब कोई चीज में उत्पादन आ रहा है, प्रोडक्शन हो रही है। अब यील्ड आ रहा है मींस किस में आ रहा है, स्ट्रेन में, तो यील्ड पॉइंट ये रहा। यील्ड पॉइंट किसका है, स्ट्रेन का है। ओके, तो यहां पर जो स्ट्रेस होगी ना, उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो सी डैश क्या होगी, यील्ड स्ट्रेस। क्लियर। अब डी पॉइंट हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, ये पॉइंट जब आ गया, यहां पर क्या होगा, अब वो मान लो यहां से उसके अंदर वेट उतने रखा, ये और खींचकर लंबा चला गया यहां तक। वेट जहां यहां पर जो था वही यहां पर है। ये जो पॉइंट है, मान लो ये कौन सा पॉइंट था, ए के लिए अंडर इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट कौन सा है, जब पॉइंट आ गया बी, और यहां से अगर मैं वेट 0 करता था तो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आता था, तो यहां पर भी कोई ना कोई वेट है। ओके, बट अगर क्लियर करता था तो ये W को 0 लिखने का मतलब वो वापस उसी पॉइंट पर आएगा। ओके, तो ये था। अब उससे ज्यादा मैंने फोर्स लगाया, अब उसके ज्यादा अगर मैंने वेट रख दिया, तो मान लो ये हो गया, तो ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया, तो ये सी पॉइंट, सी पॉइंट के लिए ये रहा। अब सी पॉइंट जब आ गया बच्चों एट दैट टाइम, उसके बाद इसी पॉइंट, ये भी सी ही है, मींस उसी जब सी पॉइंट के ऊपर जो वेट था वो कितना, W1। अब यहां पर भी W1 ही है, वेट उतना ही रहेगा, बट स्ट्रेन बढ़ गई, स्ट्रेस उतना ही है, स्ट्रेन बढ़ गई। और एक और बात, सी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो कि यील्ड पॉइंट था, जो कि इलास्टिक लिमिट से बाहर वाला पॉइंट था, आगे वाला पॉइंट था, अगर यहां से मैं वेट को क्या कर दूं, मान लो मैं 0 कर दूं यहां से, अगर मैं यहां पर वेट कर देता हूं 0, तो 0 करने का मतलब क्या होगा कि इसी रास्ते से वापस फॉलो नहीं होगा, ये वापस इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन 0 नहीं होगा। वो कैसे जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से सीधा स्ट्रेट बनता हुआ ये जाएगा। तो इतनी क्या होगी उसके अंदर, परमानेंटली स्ट्रेन जो होगी ना वो सेट हो जाएगी। अगर यहां से मैं वेट को 0 करता हूं तो वापस वो उसी रीगेन नहीं करेगी अपनी पोजीशन, थोड़ी सी लंबी रह जाएगी, तो थोड़ी सी स्ट्रेन उसके अंदर आ चुकी है लेंथ में। समझ में आई बात। वायर जो है वापस उसी पोजीशन पर नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वेट जो है वो ज्यादा हो चुका है इलास्टिक लिमिट से, तो वायर किसी ना किसी तरह से तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो वो वापस उसी पोजीशन पर नहीं जाएगी, थोड़ी सी उससे नीचे रहेगी। नीचे रहेगी मीन्स नीचे को रहेगी, तो थोड़ी सी लेंथ पे चेंज आ चुकी है, तो वो क्या है, इतनी स्ट्रेन उसके अंदर परमानेंटली फिक्स हो चुकी है। रिपीट करूंगा बाद में फिर से दोबारा में। तो डी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट के बाद क्या होगा कि अब इस पॉइंट पर, जब ये सी था और ये आया मेरे पास डी पॉइंट, तो डी पॉइंट के ऊपर भी जो वेट है ना यहां पर, जो वो उतना ही है जितना यहां पर था, बट स्ट्रेन में क्या हो रही है, इस पॉइंट, इस केस में अंदर स्ट्रेन जो है वो बढ़ती गई, बट स्ट्रेस क्या रही है, फिक्स्ड। वो कितनी थी, W1,
क्योंकि स्ट्रेस कौन दे रहा है, वेट ही दे रहा है, तो वो W1 ही है। ओके, अब क्या होगा, यहां पर आकर फिक्स हो गया। अब मैंने क्या किया, अब इसके बाद अगर मैं, अब जो जितनी वायर खींची जानी थी उतनी खींची गई अब। ओके, जरूरी नहीं बच्चों इसको आप स्प्रिंग के नजरिए से देखो, इसको आप सिंपल एक वायर के नजरिए से भी देख सकते हो कि एक वायर है वो कितने लेवल तक एक्सटेंड हो सकती है, खींची जा सकती है। ओके, तो अगर मैं यहां पर स्प्रिंग बनाता हूं तो केस और इजीली अंडरस्टैंड होता है कि क्योंकि एक्सटेंशन आ रही है, क्योंकि सीधी वायर होगी तो उसमें एक्सटेंशन बहुत लंबे लेवल तक हम नहीं देख सकते। यहां से नीचे को जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो टर्न्स है ये क्लियर हो गए, वायर सीधी हो गई है। क्लियर, तो अब डी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट पे क्या होगा, वो रहा ये पॉइंट। अब अगर हम थोड़ी सी स्ट्रेस डालेंगे तभी स्ट्रेन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, वेट को इस पॉइंट के ऊपर मैंने W क्या कर दिया, इस पॉइंट के बाद अब और मैं अगर लगाऊंगा तो उस केस में W क्या रखूंगा, W2, सच दैट वेट क्या हो, इंक्रीज्ड हो W1 से। मींस फोर्स मैंने और लगा दिया। अब अगर और फोर्स लगाऊंगा मींस स्ट्रेस और बढ़ा दिया तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, और उसी स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ेगी तो कुछ रिलेशन बनेगा ऐसे, एक तरह से लीनियर वाला केस, कुछ ऐसे फिर से एक वायर हमारे पास रिलेशन आएगा, वो ये रहा कि अब अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाई है तो स्ट्रेन साथ साथ में बढ़ेगी, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहां पर ई पॉइंट, वो क्या है, लिमिट है, किसकी है, स्ट्रेस लिमिट। स्ट्रेस लिमिट आ गई। अब स्ट्रेस लिमिट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद, और अगर हम अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मैंने स्ट्रेस बढ़ाई तो स्ट्रेन मेरे पास आ गई। उसके बाद क्या होगा, चाहे आप स्ट्रेस को बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, धीरे धीरे वायर थिन होती जाएगी और एक पॉइंट आ जाएगा ये एफ पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट। इस लेवल तक की अगर आपने स्ट्रेस दे दी, उसके बाद क्या होगा, वायर जो है उसके अंदर स्ट्रेन ऑटोमेटिकली आएगी, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि वायर बहुत लंबी होनी शुरू होगी और पतली पतली होनी शुरू हो जाएगी कई पॉइंट से, और जहां से बहुत पतली होगी वहां पर क्या होगा, वो वायर टूट जाएगी। तो ये रहा वो ब्रेकिंग पॉइंट। और वो वायर के टूटने के साथ भी यहां पर देखो स्ट्रेस तो कम हो गई, बट स्ट्रेन यहां से यहां तक फिर से बढ़ी है, तो देयरफॉर एक्सटेंशन और आती गई, वायर कई जगह से पॉइंट उसके पतले हो गए, थिन हो गए, और वहां से वो ब्रेक होगी। तो ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट। बात समझ में आई कैसे कैसे क्या हुआ। अभी देखो फिर से मैं दोबारा रिपीट करने लगा, वो क्या है, यहां से स्टार्ट किया, हुक्स लॉ को लगेगा, हुक्स लॉ लगेगा यहां से लेकर इसके अंदर, अंडर इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ होगा फॉलो इस पॉइंट तक, अंडर इलास्टिक लिमिट। उसके बाद अगर और फोर्स लगाया, लिमिट तक जाओ ठीक है, और लगाया ठीक है, एंड लिमिट तक पहुंच गया उस मटेरियल की, यहां से अगर मैं वेट जीरो कर दूंगा ना उस स्प्रिंग के ऊपर से, तो वो वायर वापस चली जाएगी इसी पॉइंट, इसी रास्ते को फॉलो करेगी। मींस स्ट्रेस को हटा दिया तो स्ट्रेन भी हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि अंडर इलास्टिक लिमिट ही था, जब इलास्टिक लिमिट तक था, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा ज्यादा किया तो स्ट्रेन बढ़नी शुरू होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन ज्यादा बढ़ी, एक्सटेंशन ज्यादा आ गई। तो ये रहा कुछ। अब मैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं, सी पॉइंट है, तो यहां से अगर बच्चों मैं उससे वेट कम कर दूं, स्ट्रेस को हटा दूं, तो स्ट्रेन भी हटनी चाहिए। बट क्या बात यह है कि इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स हो चुका था, इसलिए स्ट्रेन थोड़ी सी उसमें परमानेंटली फिक्स हो जाएगी, तो वो इस रास्ते को फॉलो करेगी, तो इतनी परमानेंटली स्ट्रेन उसके अंदर सेट हो जाएगी, फिक्स। अब क्या होगा, अब ये जो सी पॉइंट है, ये जो मेरे पास पॉइंट है, यहां पर अगर मैं स्ट्रेस और ना भी बढ़ाऊं तो अपने आप स्ट्रेन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी मींस स्ट्रेन बढ़ती गई, तो यहां से स्ट्रेन में यील्ड आया, उत्पादन आया, तो इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। कहां तक, डी पॉइंट तक। अब ये डी पॉइंट पे ना तो स्ट्रेस ज्यादा है, इस डी पॉइंट के ऊपर जितनी स्ट्रेस है उतनी ही क्या है, स्ट्रेन उसके अकॉर्डिंगली। अब ना अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेस और डालोगे तभी स्ट्रेन आएगा, तो मैंने स्ट्रेस डाली तो फिर से वही लीनियर लेवल शुरू होता गया, कहां तक, ई पॉइंट तक, बट इतना लीनियर नहीं है, स्ट्रेन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रेस, क्योंकि लीनियरिटी शो होगी सिर्फ अंदर इलास्टिक लिमिट के,
हुक्स लॉ के अंदर अंदर। तो यहां पर भी स्ट्रेन वाली तरफ थोड़ा सा जो ग्राफ है वो झुका हुआ है, नॉट टूवर्ड्स दी स्ट्रेस, स्लोप कम ही होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट और आ गया तो उस केस पे क्या होगा, अब वायर का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। मींस वायर जो है वो अपनी स्ट्रेस की टिल लिमिट तक है, फिक्स लिमिट तक पहुंच गई, या पूरे पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच गई। अब और भाई साहब मेरे ऊपर स्ट्रेस मत डालो, मैं झेल नहीं सकती। हम नहीं हटे तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब और डालने की कोशिश की तो स्ट्रेस तो खत्म होगी। स्ट्रेस क्या हो गया, एक्शन का रिएक्शन देना चाहिए, बट वायर पतली होनी शुरू होगी तो वो स्ट्रेन नहीं झेल सकी, और वो वायर में स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेस कम हो गई, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास आ गया एफ। तो ये था मेरे पास बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। लिख लो इसको एक बार, ये जो मैंने बताया अभी बच्चे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। अब मेरे पास बच्चों बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, कौन कौन से हैं, एक मटेरियल है मेरे पास डक्टाइल, एक है मेरे पास ब्रिटल, और तीसरा एक और मेरे पास है मटेरियल जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। तीन तरह के मेरे पास मटेरियल जिसके ऊपर मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। ये जो लॉ है मेरे पास, इसको मैं फॉलो करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जो डक्टाइल है ना, उसके अंदर क्या होगा, डक्टाइल मींस बहुत हार्ड है, जो ओके हार्ड है, जिसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो बहुत कम होती है, और जो कि ज्यादा देर तक चल सकता है, ब्रेकिंग पॉइंट बहुत देरी पे आएगा। मींस इसकी इलास्टिक लिमिट कम है, ओके इलास्टिक लिमिट कम होती है, और प्लास्टिक लिमिट जो है वो ज्यादा होती है। मींस जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी से नहीं आएगा। ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू इतने लेवल तक का वो कम है, बट ये वाली रेंज बहुत ज्यादा है, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। उस मटेरियल हम बोलते हैं डक्टाइल, ओके, जो कि जल्दी से ब्रेक ना हो। और ज्यादातर स्प्रिंग जो है वो हम अगर स्प्रिंग में ज्यादा हम इलास्टिसिटी नहीं चाहते, हार्ड स्प्रिंग हो, इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं चाहते, बट वो टूटे ना, थोड़ा सा सस्पेंशन देते जाए, तो बच्चों वो वाले स्प्रिंग टाइप के मटेरियल हम यहां पर इस डक्टाइल के अंदर, डक्टाइल मटेरियल से वैसे स्प्रिंग हम बनाते हैं जो कि ज्यादा इलास्टिसिटी फॉलो ना करे, बट वो सस्पेंशन थोड़ी थोड़ी देती चले और वो ज्यादा देर तक यूज करे। तो वो टाइप के स्प्रिंग जो हार्ड स्प्रिंग होते हैं वो डक्टाइल से बनाए जाते हैं। ब्रिटल है, उसकी क्या होती है बच्चों, उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लास्टिक लिमिट उसकी कम होती है। प्लास्टिक लिमिट कम होने का मतलब ये जो प्लास्टिक लिमिट है बात में, ब्रेकिंग पॉइंट उसका बिल्कुल इलास्टिक लिमिट के पास ही होगा। जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, वायर ब्रेक हो जाएगी। ओके, वैसे मटेरियल होते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, ओके, जो कि सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही काम करते हैं। ऐसे लिमिट्स, ऐसे ब्रिटल मटेरियल सिर्फ जहां पर इलास्टिसिटी हमें चाहिए उसके लिए हम यूज करेंगे फाइन लेवल की। इलास्टोमर्स है, वो क्या होंगे, वो वाले जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, इलास्टोमर्स है, इलास्टिक लिमिट के अंदर भी, इलास्टिक लिमिट के अंदर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लिनियरिटी शो नहीं करते। मींस कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर भी हो, कहीं वो ज्यादा स्ट्रेस के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेन दे देते हैं, कभी स्ट्रेस के साथ लिनियरिटी शो करते हैं, कहीं पर वो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बहुत कम देते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लीनियरिटी, ये वाला केस अंदर इलास्टिक लिमिट भी शो नहीं करते, वो होती हैं इलास्टोमर्स। तो तीन तरह के मटेरियल्स हैं। जैसे इस केस में रबर आ जाए तो रबर वाला केस क्या होगा, कहीं पर वो थोड़ा सा हम खींचेंगे तो वो आराम से साथ ही खींचा जाएगा, बट इलास्टिक लिमिट के अंदर कहीं वो बहुत हार्ड हो जाएगा। धीरे धीरे अगर हम उसको बार बार यूज करते गए तो वो हार्ड होती जाती है। स्टार्टिंग पे कई ऐसे होते बहुत हार्ड होगी, बाद में हम लगातार उसको यूज करते गए तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रबर बन चुकी है, इलास्टिसिटी बाद में अच्छी फॉलो होती है। तो कुछ ऐसे जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लिनियरिटी शो ना करे, वो उस टाइप के मटेरियल्स को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। तो ये तीन थे कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल हम यूज करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को जब फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये चैप्टर जो सॉलिड था ये हमने खत्म कर दिया बच्चों। आज अगला लिक्विड शुरू करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिक्विड की। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। स्क्रीनशॉट मार दो आप जल्दी से इसका, पढ़ो अच्छे से बच्चों।